Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good afternoon to all of you. Welcome to the session of Top 10 Vocabulary from The Hindu Newspaper. आज 27th of May और हम जुड़ चुके हैं हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ वोकैबुलरी के साथ. जितने भी लोग चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, और उसके साथ साथ इस वीडियो को कर देंगे लाइक एंड शेयर दिस वीडियो द मोस्ट, ताकि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं फॉर दिस रियली इंपॉर्टेंट एंड एंथ्रिलिंग सेशन. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन. वोकैबुलरी करेंगे और उसके साथ साथ करेंगे कुछ इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम, जिससे हमारी वोकैबुलरी और ज्यादा बूस्ट होगी और रिवाइज करेगी. मेक श्योर करिएगा सभी के सभी एस्पिरेंट्स की आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो उसे डेली बेसिस पे रिवाइज करें. ये सिर्फ वोकैबुलरी के साथ ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की बात है. अगर आप उसे रिवाइज और री रिवाइज नहीं करते तो आप वो चीजें भूल जाते हैं और फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते. द बेसिक थिंग ऑफ लर्निंग सेज कि आपको चीजों को रिवाइज जरूर करना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन विद द फर्स्ट वर्ड. हियर इट गोज एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज डिवाइसिव. आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? आज का हमारा पहला वर्ड है डिवाइसिव. तो चलिए समझते हैं द वर्ड डिवाइसिव व्हेन. सबसे पहले समझते हैं इसे इस इमेज के साथ. क्या लिखा है? इट्स रिटन दैट्स डिवाइसिव. काफी डिवाइसिव है. डिवाइसिव, जब भी हम इस वर्ड को देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी चीज को डिवाइड करने की, किसी चीज को बांटने की बात हम कर रहे हैं. मीनिंग क्या हो जाएगा? tending to cause disagreement, hostility or division among people or group. कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि क्या हो जाएंगी, चीजें डिवाइड हो जाएंगी, लोग आपस में डिवाइड हो जाएंगे, लोगों की ओपिनियंस अलग अलग होंगे. उसके अलावा अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो डिस्कॉर्डेंट या डिसहार्मोनियस, दैट मीन्स कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हार्मनी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से शांति नहीं स्थापित हो सकती. कभी ना कभी कोई ना कोई इशू जरूर आएगा. अगर हम उस सेंस में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट या डिसहार्मोनियस. ये भी क्या हो जाएंगे? ये डिवाइसिव के ही सिनोनिम्स हो जाएंगे. चलिए आगे और अच्छे से इन डिटेल हम समझते हैं इस वर्ड को. इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? चीजें क्या है? चीजें एक साथ है, लोग एक साथ हैं, आपस में अग्री कर रहे हैं, यानी कोई चीज कैसी है? यूनिफाइंग है, चीजों के बीच क्या है? यूनिटी है. अकॉर्डेंट है, यानी अकॉर्डेंट का मतलब क्या है? सब अकॉर्डेंस पे हैं, दैट मीन्स सब उस बात से सहमत हैं और सब एकजुट हैं. चीजें इंक्लूसिव हैं या फिर हार्मोनियस है, बहुत ज्यादा शांति है उस चीज के अंदर, या फिर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो इंक्लूसिव है इन सेंस ऑफ ओपिनियन, अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड डिवाइसिव. क्लियर? समझ आ गया डिवाइसिव का मीनिंग? चलिए समझते हैं इसे सेंटेंस के साथ. सो इट सेज द कंपनीज न्यू पॉलिसी प्रूव्ड टू बी हाईली डिवाइसिव लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एम्प्लॉयज. यानी कंपनी की जो नई पॉलिसी थी वो कैसी थी? वो बहुत ज्यादा डिवाइसिव थी. दैट मीन्स उस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स थे, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट आया. एम्प्लॉयज क्या थे? एम्प्लॉयज उस बात पे अग्री नहीं करते थे. डिवाइसिव इन सिंपल सेंस अगर कहें तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से लोग आपस में बहस करें, आपस में अग्री ना करें, ग्रुप्स बन जाएं और लोग उस बात पे सहमत अगर नहीं है तो उसे कहेंगे डिवाइसिव. तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि एक नेगेटिव कॉज की वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो रही है. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक पॉजिटिव वर्ड. दैट मीन्स सब क्या है? सब एक साथ है, सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर कोई काम करें और आपस में क्या है? शांति है, खुशहाली है, कोई भी इशू नहीं है. तो वो क्या हो जाएगा? वो एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड डिवाइसिव. क्लियर है? समझ आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है. एंड द नेक्स्ट वर्ड हियर इज एब्रोगेट. समझते हैं इस वर्ड को इन डिटेल, बट उससे पहले इमेज में क्या लिखा है? इमेज में लिखा है कैंसल्ड. किसी चीज को क्या कर देना? किसी चीज को कैंसिल कर देना. किसी चीज को नल एंड वॉइड अगर करने की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम एब्रोगेट वर्ड से समझ सकते हैं. किसी चीज को रद्द कर देना. कोई पॉलिसी आई, कोई एग्जाम होने वाला था, लेकिन क्या हुआ? इश्यूज आ गए. कोई चीज ऐसी थी जो पब्लिकली नहीं हो पाई, यानी ये कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ गई.
पेपर लीक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो क्या किया जाता है, उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है। दैट मीन्स उस टाइम के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, नलीफाई कर दिया जाता है। तो अगर किसी चीज को नलीफाई कर दिया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसे क्या किया जा रहा है, उसे एब्रोगेट किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे समझते हैं। गिव मी अ सेकेंड। यस, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग अ लॉ, अग्रीमेंट और कस्टम। किसी चीज को क्या किया जा रहा है, किसी चीज को फॉर्मली अगर एंड किया जा रहा है, किसी लॉ को एंड किया जा रहा है, किसी अग्रीमेंट या किसी कस्टम को एंड किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शायद प्रॉपरली काम नहीं कर पाया था या किसी और रीजन से। अगर प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल तरीके से किसी चीज को एंड किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एब्रोगेट। क्लियर? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, पूरी तरीके से उस चीज को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सती प्रथा को एब्रोगेट कर दिया गया, सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। दैट मीन्स उसका अबॉलिशमेंट कर दिया गया था, उस चीज को कैंसिल कर दिया गया था। नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है इफेक्ट इक्वल्स टू जीरो, किसी चीज का इफेक्ट क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। या ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब है कोई रास्ते पे जा रहे थे और अब क्या कर दिया गया, टर्न ले लिया गया, चेंज कर दिया गया, आइडिया चेंज कर दी गई अगर चीज है, तो उसके लिए भी हम एब्रोगेट वर्ड को यूज करेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गया सभी को एब्रोगेट वर्ड? एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, अगर हम इसके ऑपोजिट्स की बात करें तो वो हो जाएंगे एनैक्ट करना, है ना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना या लेजिस्लेट करना, किसी चीज को हटाना नहीं, उसे शुरू से खड़ा करना, उसे आगे बढ़ा के ले जाना, या उनका एनैक्टमेंट यानी फर्दर किसी चीज को प्रोसेस करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करेंगे। और ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स एंटोनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड एब्रोगेट। क्लियर हो गया? अब जैसा कि हम स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एब्रोगेट वर्ड की अगर हम बात करें, एब्रोगेट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब क्या है, रद्द करना। और अगर मान लो कोई चीज चल रही है, लगातार चलती चली आ रही है और उसे नहीं रोका जा रहा, तो वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात आती है कि लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। लेजिस्लेट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लेजिस्लेटिव लॉज भी होते हैं। लेजिस्लेटिव हम अगर कहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और क्या है, और जुडिशरी है। तो लेजिस्लेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना या उसे स्टैब्लिश करने के सेंस में हम लेजिस्लेट वर्ड को भी यूज करते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ द वर्ड एब्रोगेट। चलो भाई सेंटेंस देखते हैं। He filed for bankruptcy which permitted the abrogation of all contracts. उसने क्या फाइल किया, उसने फाइल किया bankruptcy। That means उसने ये बताया कि वो bankrupt हो चुका है। bankrupt का मतलब कंगाल हो चुका है, जिसकी वजह से उसके सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनका एब्रोगेशन हो गया। देखो जब हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका वर्ब फॉर्म लिखा है, लेकिन जब हम नीचे पढ़ रहे हैं तो ये क्या लिखा है, ये इसका नाउन फॉर्म है। एब्रोगेशन क्या है, नाउन फॉर्म है ऑफ द वर्ड एब्रोगेट, यानी किसी चीज को रद्द करना। आगे समझते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इज एन इडियम दैट इज आउट ऑफ द ब्लॉक्स। आपको बताना है क्या है करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ द ब्लॉक्स। जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ द ब्लॉक्स इडियम का मतलब क्या होता है, जल्दी से एवरीवन। चलिए, तो आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना एट द वेरी बिगनिंग, किसी चीज की एकदम इनिशियल स्टेज पे, एकदम शुरुआत पे, एकदम बिगनिंग की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द ब्लॉक्स एट द वेरी बिगनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी चीज के स्टार्ट में, किसी चीज की एकदम शुरुआत में, किसी चीज के कमेंसमेंट में या ऑनसेट में। जैसे कहते हैं ना ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, ऑनसेट ऑफ समर। ऑनसेट मतलब शुरुआत, तो किसी सीजन की शुरुआत में, किसी चीज के शुरुआत में या किसी इवेंट के कमेंसमेंट में। तो इन सब का मतलब क्या होता है, कोई चीज शुरू हो रही है और उसके शुरुआत की हम अगर बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लॉक्स। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? चलो भाई आगे देखते हैं। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्लॉक्स द कंपनीज लेटेस्ट वीडियो गेम कंसोल हैज प्रूवन
वाइल्डली पॉपुलर, आउट ऑफ द ब्लॉक्स, एट द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत में ही जो कंपनी का नया सबसे लेटेस्ट वीडियो गेम कंसोल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब है कि कंपनी का जो लेटेस्ट वीडियो गेम है वो शुरुआत में ही, बिल्कुल बिगनिंग में, अभी ये भी लॉन्च हुआ था, लेकिन वो क्या है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो गया है। तो आउट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ? किसी चीज के बिल्कुल बिगनिंग में, किसी चीज की बिल्कुल शुरुआत के लिए हम आउट ऑफ द ब्लॉक्स वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? किसी की कंसेंसस लेना। जल्दी से बताएंगे क्या होगा मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसेंसस। देखो जैसा कि यहाँ इमेज बता रही है, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात पे अग्री कर जाना। किसी बात पे अगर आप सहमत होने की बात कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंसेंसस। आपसी सहमति होना, आपस में लोग क्या है? सहमत है। आपस में अगर लोग सहमत हैं तो उसे क्या कहेंगे? कंसेंसस। देखो जब भी हम को वर्ड का यूज करते हैं मतलब दो या उससे ज्यादा लोगों की बात करें, दो या दो से ज्यादा चीजों की बात करें, तो यहाँ कंसेंसस का मतलब है कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सहमति की। इसकी आपस में लोगों की अगर सहमति है तो उसे कहते हैं कंसेंसस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स में ग्रुप डिस्कशन होता है तो क्या कहा जाता है? एक टॉपिक दिया जाता है, कहा जाता है आप इस पे डिस्कस करिए और फाइनली एक कंक्लूजन पे आइए, यानी एक कंसेंसस पे आइए, एक ऐसे पॉइंट पे आइए जहां पर सब लोग उस बात से अग्री करते हो, तो उसे भी क्या कहेंगे? उसे भी हम कंसेंसस के थ्रू समझ सकते हैं। दैट मीन्स किसी चीज पर सहमति होना या आपसी सहमति होना। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगा? अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ जनरल अग्रीमेंट। जनरली किसी बात पे अग्री करना, लोगों का उस ओपिनियन को, उस डिसीजन को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, क्या हो जाएगा? उसे हम कहते हैं कंसेंसस। क्लियर है? समझ आया कंसेंसस वर्ड? कंसेंसस वर्ड का मतलब है कि कोई डिसीजन है, कोई ओपिनियन है जिसे ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया है? जनरली एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। ठीक है, चलो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अग्रीमेंट, किसी बात पे अग्री करना। यूनानिमिटी, यूनानिमिटी, यून, जब भी यूएन की बात करते हैं तो यूएन क्या बताता है? यूनियन, यूनानिमिटी, यूनानिमस यानी एकता की बात कर रहा होता है। तो यूनानिमिटी में भी क्या है? यूनानिमिटी का मतलब है सब एक हो गए हैं, सबकी एकता है। अकॉर्ड या फिर एक्सेप्टेंस, ये सारे वर्ड बताते हैं कि आप किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए अग्रीड है अगर, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड कंसेंसस। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या हो जाएंगे? किसी बात से डिसअग्री करना, किसी बात से सहमत ना होना, किसी आइडिया पे कन्फ्लिक्ट होना, या फिर डिनाइल, यानी आपने या तो क्लियरली उस बात पे मना कर दिया, डिनाई कर दिया, दैट आई डोंट अग्री विद इट। डिसअग्रीमेंट भी वही हो गया। या फिर कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर उस सेंस में बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द वर्ड कंसेंसस। क्लियर? समझ आ गई बात? सेंटेंस देखते हैं। I want to get a new bike, but I'm not getting consensus from my family members. मैं एक नई बाइक लेना चाहता हूँ, है ना, या मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नई बाइक मिल जाए, लेकिन मेरी फैमिली इस बात पर सहमत नहीं कि पढ़ाई तो करते नहीं है, दिन भर घूमते रहते हैं और अब बाइक भी चाहिए। तो ये क्या है? ये कंसेंसस पे ना आने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे बताया गया कि कैसे लोग कंसेंसस पे नहीं आ रहे। दैट मीन्स सबकी सहमति नहीं, कोई एक तो कह रहा है कि दिला देते हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं नहीं, पढ़ेगा नहीं तब तक नहीं मिलेगा। और एक्चुअल में आपको मेहनत करनी चाहिए अपने। देखो अगर आप लाइफ के कुछ ऐसे टाइम, बहुत सारी बातें लोगों ने सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें कही होंगी कि 10th निकल जाए तब लाइफ आसान हो जाएगी, 12th निकल जाए तब आसान हो जाएगी। एक्चुअल में लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। ऐसा आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि लाइफ आसान होती है। इट्स जस्ट दैट कि लाइफ में थोड़ी सी सिक्योरिटी, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में थोड़ी सी सिक्योरिटी, थोड़ी सी एक ग्रुप या कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप इजीली कॉम्बैट कर सको, इसलिए कहा जाता है कि कोई जॉब होनी चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई वर्क होना चाहिए जिससे आप ये सारी चीजें कर सको। वैसे अगर बात करो तो लाइफ हमेशा से सभी की कुछ ना कुछ ट्रबल्ड रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है नया। तो ऐसा नहीं होने वाला कभी भी लाइफ में कि लाइफ एकदम सॉर्टेड, जो वर्ड कहते हैं ना, वो हो जाए। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट और एम को अगर अचीव कर ले जाते हो तो हाँ, कुछ हद तक आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड
Just a second. Okay, so here we have the next word that is evanescent. evanescent का हिंदी में मतलब होता है क्षण भंगुर. अब देखो, हिंदी मीनिंग कुछ वर्ड्स के ऐसे होते हैं कि हिंदी समझने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए. चलो इमेज से समझने की कोशिश करते हैं. evanescent, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन आता है, जरा सी देर रुकता है, जैसे लगता है ना क्षण भर, मतलब फॉर जस्ट अ टाइम लैप्स, बहुत ही कम समय के लिए रुकता है और फिर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. इवनेसेंट का मतलब भी ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज जो बस क्षण भर के लिए हो. किस चीज के लिए हो? बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फिर क्या हो जाए? गायब हो जाए. सून पासिंग आउट ऑफ साइट, एक नजर का और फिर नजर ना आए. मेमोरी और एग्जिस्टेंस क्विकली फेडिंग और डिसअपियरिंग, कुछ ऐसा जो देखा अभी याद था और वापस हट गया और हम भूल गए, है ना. जैसे किसी को अगर मैथ्स नहीं पसंद या कोई वर्ड नहीं पसंद तो क्या होता है? जैसे कोई वर्ड आया, मीनिंग आया, हमने समझ लिया, लेकिन जैसे ही वो हटा, अब कोई पूछा इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हम कंफ्यूज हो गए. तो वो चीज कैसी है? वो एवनेसेंट है. तो कोई चीज एवनेसेंट ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको बार बार रेगुलर बेसिस पे उस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए. सून पासिंग आउट ऑफ साइट, जल्दी से वो नजर के सामने से हट जाए, मेमोरी से हट जाए, एग्जिस्टेंस ही हट जाए, या वो चीज गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एवनेसेंट, मतलब बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज थी. क्लियर? आगे समझते हैं. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज जो वैनिशिंग थी, कोई ऐसी चीज जो गायब हो जाए, कोई ऐसी चीज जो फेडिंग है या फ्लीटिंग है. फेडिंग है, फ्लीटिंग है, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है कि कोई ऐसी चीज जो कम समय के लिए थी और चली गई. अभी हम अगर बात करें तो हमने बस कल ही एक वर्ड पढ़ा था, फ्ली, यानी कि कहीं भाग जाना. और फ्लीटिंग मतलब टाइम फ्लीटिंग होता है, यानी उड़ जाता है, चला जाता है और पता भी नहीं चलता है. आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट आर द एंटोनिम्स, जो क्या हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज जो एंडलेस है, निरंतर होती रहेगी, हमेशा रहेगी, फॉरएवर रहेगी, लास्टिंग रहेगी, या एटर्नल, यानी कोई ऐसी चीज जो हमेशा हो या फिर हमेशा रहे. हमेशा के सेंस में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? वो एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड एवनेसेंट. क्लियर हो गया? समझ आया? चलो भाई आगे समझते हैं. Chalk is evanescent, but writing leaves footprints, and this is something that I personally truly rigorously believe. यही कुछ ऐसा है जो मैं भी मानती हूँ कि बातें तो बहुत सारी होती है ना, बातें तो ऐसी हैं जो इंसान क्या करता है? इंसान भूल जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें आप लिखते हो वो चीजें आपको हमेशा याद रहती है. फॉर एग्जाम्पल, कभी मैथ्स का क्वेश्चन आता है सामने, कई बार ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन जब आप पेन और पेपर उठाते हो और कोशिश करते हो तो वो आपसे हो जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भले ही ब्रेन को ना याद है बट हाथों को जरूर याद रहती हैं. कभी भी कोई स्पेलिंग होती है, हमसे एरर हो रही होती है, हमें नहीं समझ आता, तो हम उसे क्या करते हैं? 2 बार लिखते हैं. एक बार लिखते हैं, दूसरी बार लिखते हैं, हमें दोनों स्पेलिंग्स को देख के समझ आ जाता है कि कौन सी स्पेलिंग है जो सही है और कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो गलत है. तो बातें जो हैं वो एवनेसेंट है, मतलब आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आप कुछ लिखते हो वो हमेशा रहेगी. तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट आप चीजों को लिख लिख कर भी प्रैक्टिस जरूर किया करो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट सस्टेन्स, दैट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर हो गया वर्ड? समझ आया सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट व्हाट वी हैव. आगे बढ़े तो द नेक्स्ट वर्ड इज अनएम्बिगुअस. देखो एम्बिगुअस वर्ड से रिलेट करते हैं. अन लग गया है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात हो रही होगी, कोई ऑपोजिट बात हो रही होगी. तो अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जिसके 2 या उससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन, जिसके 2 या उससे ज्यादा मीनिंग्स निकल सकते हैं, वो चीज हो जाती है एम्बिगुअस. लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई ऐसी चीज जो एकदम क्लियर है, कोई ऐसी चीज जो स्पष्ट है, जो चीज एकदम श्योर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, उस चीज के अंदर क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, वो हो जाएगा अनएम्बिगुअस. समझते हैं इस वर्ड को. ओके, सो मीनिंग क्या है? एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट मेक्स इट कंप्लीटली क्लियर what is meant, not to open to more than one interpretation. कोई ऐसी चीज जिसका एक ही बस मतलब हो, एक ही इंटरप्रिटेशन हो, एक से ज्यादा मीनिंग, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन ना हो. कोई ऐसी बात जो पूरी तरीके से क्लियर हो, जो पूरी तरीके से श्योर हो, उसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी शंका ना हो अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनएम्बिगुअस. क्लियर हो गया वर्ड? समझ आया सबको?
जो सिर्फ क्लियर एक बात कही और बस यही फाइनल बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो घुमा घुमा के कहा गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर डाउट आने की पॉसिबिलिटी हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनएम्बिगुअस। आगे समझते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड, ओके। सो इसकी अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो जाएंगे ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस, पक्की बात है, यही है। कोई चीज बिल्कुल प्लेन है, अपैरेंट है। अपैरेंट का मतलब है जैसी दिख रही है बस बिल्कुल वैसी ही है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है, कोई ऑब्सक्योरिटी उस चीज के अंदर अगर नहीं है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड अनएम्बिगुअस। आगे समझते हैं। ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज जो एम्बिगुअस है, जिसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, कोई ऐसी चीज जो मिस्टीरियस है, हिडन है, ऑब्सक्योर है, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, श्योरिटी नहीं है उस चीज की, है ना, श्योरिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज जो वेग है या फिर अनक्लियर है, उस चीज के अंदर क्या नहीं है, उस चीज के अंदर क्लैरिटी अगर नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड अनएम्बिगुअस। आगे समझते हैं। So the sentence is, reading the unambiguous article, the editor was glad to have found an author that is clear and concise. ठीक है, जब एडिटर ने आर्टिकल को पढ़ा तो उसे क्या समझ आया, उसे समझ आया, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि चलो कम से कम कोई ऑथर तो ऐसा है जो अनएम्बिग्विटी के साथ लिखता है, यानी क्लैरिटी के साथ लिखता है, और उसका आर्टिकल कैसा है, एकदम क्लियर है, कंसाइज है, जो भी बात कहनी है डायरेक्ट कही है, टू द पॉइंट कही है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा घुमा घुमा के चीजों को नहीं कहा गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड अनएम्बिगुअस। जल्दी से बताएंगे, समझ आया सभी को, समझ आया सभी को। अनएम्बिगुअस वर्ड का मतलब, जिसका मतलब होता है चीजों को क्लैरिटी के साथ कहना, क्लियर तरीके से कहना। जल्दी से बताओ एवरीवन, समझ आया सभी को, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज बिजार। बिजार वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। और इस इमेज को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि बिजार वर्ड का क्या मीनिंग होता है, और आपको इस इमेज को देखकर क्या समझ आ रहा है, जल्दी से बताएंगे एवरीवन, कि क्या होता है बिजार का मतलब, और व्हाट इज क्लैरिटी विद दिस इमेज, क्या समझ आ रहा है, जल्दी से बताएंगे क्विकली एवरीवन। चले तो देखते हैं बिजार वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले तो इस इमेज की बात करें, समझ नहीं आ रहा कि ऑक्टोपस है या कोई और एनिमल है या क्या चीज है, ये चीज बिल्कुल भी समझ अगर नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये काफी ज्यादा बिजार सी कोई चीज है। दैट मीन्स कैसी है, काफी विचित्र, काफी अजीब सी अगर चीज है, तो उसके लिए हम बिजार वर्ड को यूज करते हैं। वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, कोई ऐसी चीज है जो बड़ी ही स्ट्रेंज है, काफी ही अजीब सी है और अनयूजुअल है, कुछ ऐसा जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर दो आंखें, ऐसा लग रहा है दो हाथ की तरह हो, हाथ एकदम पतले पतले है और कुछ अलग ही है। तो कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही स्ट्रेंज हो, जैसे एलियन टाइप की चीज हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बिजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज द सिनोनिम, क्या हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज जो एब्सर्ड है, इनसेन है, ऑड है या फिर क्रेजी है। एकदम कैसी है, एकदम अजीब सी अगर कोई चीज है, समझ ना आए, बहुत ही क्रेजी सी, वाहियात सी कोई चीज है, वियर्ड सी कोई चीज है, उसके लिए हम बिजार वर्ड को यूज करेंगे। ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर पूरा लॉजिक है, कोई चीज जो नॉर्मल है, यूजुअल है, रीजनेबल है, यानी उस चीज के अंदर क्या है, उस चीज के अंदर रीजन है, वो चीज रियलिस्टिक है, और कॉमन है, जो जनरली होता रहता है। अब इसी की जगह अगर हम कहीं कोई नॉर्मल से इंसान की फोटो लगा दे, तो क्या वो भी बिजार होगा, नहीं, वो नॉर्मल रहेगा हमारे लिए, वो ऑर्डिनरी है, वो सेंसिबल है। लेकिन यहाँ जो हम इमेज देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, ये काफी ज्यादा कह सकते हो सेंसिबल हमें नहीं लग रही, इसके अंदर कोई सेंस, कोई मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा इस इमेज को, इसीलिए क्या है, ये बिजार है। आगे समझते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा, एवरीवन स्टेयर्ड एट द स्टूडेंट हु वोर द बिजार आउटफिट टू स्कूल। हर कोई उस स्टूडेंट को घूर घूर के देख रहा था जो इतना अजीब सा आउटफिट पहन के पहुंचा स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हो यूनिफॉर्म में, अब कोई इंसान अचानक से धोती कुर्ता में पहुंच जाए तो कितना अजीब लगेगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही विचित्र सी चीज हो जाएगी, एकदम अलग सी, एकदम यूनिक से। हाँ, 2 अक्टूबर या ऐसे दिन कोई फंक्शन हो,
कह सकते हो फैंसी ड्रेस है तो बात और है, बट अगर जनरल डेज पे पहन के पहुंच जाओ तो क्या हो जाएगा, वो काफी विचित्र सी अलग सी ही बात हो जाएगी, काफी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, और उसी के लिए हम बिजार वर्ड को भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज बिलाय। बिलाय, लाय का मतलब तो झूठ होता है, बट बिलाय का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बड़ा ही क्यूट सी एक इमेज हमें देखने को मिल रही है पिकाचू की, जो क्या कह रहा है, जो कह रहा है नो, है ना, जो कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिलाय का मतलब क्या होता है? बिलाय का मतलब होता है किसी चीज को झुटला देना, किसी चीज को क्या कर देना, मना कर देना क्लियरली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार होता है ना, किसी से आपने पूछा कुछ कि ऐसा है क्या, तो सामने वाले ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो क्या कर दिया गया, उस बात को झुटला दिया गया। टू शो समथिंग टू बी फॉल्स और टू हाइड समथिंग सच एज एन इमोशन, अपनी कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स या किसी बात को क्या कर देना, छुपा ले जाना। टू सेल्फ, अपनी असली और रियल बात ना बताना, उस इमोशन को छुपा ले जाना, या टू शो समथिंग टू बी फॉल्स, ये दिखाना कि कोई चीज क्या है, कोई चीज झूठ है पूरी तरीके से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बिलाई। दैट मीन्स किसी बात को झुटला देना। आगे समझते हैं। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएंगे, मिस रिप्रेजेंट, किसी चीज को क्या करना, मिस रिप्रेजेंट करना, जैसी है वैसी ना दिखाना। ऑब्सक्योर, दैट मीन्स उस बात को क्या कर दिया, उस बात को हमने हाइड कर दिया, उस बात को हम छिपाने की अगर बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑब्सक्योर। आगे हो जाएगा कंसील। कंसील, कंसीलर से बात कर सकते हैं, है ना, कंसीलर से समझ सकते हैं। कंसीलर मतलब कोई चीज जो हाइड कर दे, कंसील का मतलब भी हाइड होता है, किसी बात को छिपा लेना। कॉन्ट्रोडिक्ट कहना, कोई कहने कुछ और आया था, आपने उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात कह दी या हाइड कर दिया। ये सारे ही वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ द वर्ड बिलाय। बिलाय वर्ड के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ गया सबको? तो बिलाय वर्ड का मतलब होता है किसी बात को झुटला देना या उसे एक्सेप्ट ना करना, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसी बात को कंफर्म कर देना कि वो चीज कैसी है, वो एकदम सही है, किसी चीज को वैलिडेट कर देना या प्रूव कर देना दैट व्हाटएवर इज सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो भी कहा जा रहा है वो क्या है, वो एकदम सही सही है, एकदम सच है। अगर ऐसी बात हम कर रहे हैं तो वो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड बिलाई। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिलाइज द ओल्ड थ्योरी, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो बिलाई करती है, यानी वो झुटला देती है पुरानी थ्योरी को। जो पुरानी थ्योरी है वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कैसी है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो बिलाय का मतलब होगा किसी चीज को झुटला देना, किसी फीलिंग को हाइड करना, या सामने वाले को कुछ अलग दिखाना, कुछ फॉल्स इंटरप्रिटेशन अगर करने की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वर्ड बिलाय। क्लियर विद द वर्ड? समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज एन इडियम दैट इज टू प्ले सेकेंड फिडल। एक्चुअल में फिडल तो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ईडियम की बात करते हैं तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी है, इट सेज Jake have a subordinate role behind someone more important. That means आप कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं हो, आप क्या हो, हमेशा पीछे हो किसी के। कोई और आगे है और आप कहाँ हो, आप पीछे हो। दैट इज टू प्ले द सेकेंड फिडल। दैट मीन्स कभी फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है जिसमें किसी काम को किया गया, और अगर वो काम अच्छा हो जाता है तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हो, आप सेकंड पोजीशन पे हो, आप कभी भी प्राइमरी या अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर नहीं हो तो उसे हम कहते हैं टू प्ले सेकंड फिडल। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं इन डिटेल। इट सेज to play a secondary or minor role with regard to someone else, to be less important or in a weaker position than someone else. That means आपके अलावा कोई और भी है जिससे आप क्या हो, जिससे आप वीक पोजीशन में हो। आप हमेशा कहाँ हो, आप एक माइनर रोल प्ले कर रहे हो, आप मेन रोल में नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी होती है, ठीक है, तो मूवी में क्या होता है, एक मेन हीरो होता है और उसका एक कोई फ्रेंड होता है। तो फ्रेंड भले ही चाहे जितना अच्छा हो, जितना ह्यूमरस हो, लेकिन स्टोरी हमेशा किसकी होती है, हीरो की होती है। स्टोरी कभी भी उस फ्रेंड की नहीं होती। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्लेइंग द सेकंड फिगर। दैट मींस भले ही वो अच्छा है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो जाए दोस्त के लिए, चाहे कितना ही कुछ ना कर ले, लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन हमेशा कैसी रहेगी, लेस इंपॉर्टेंट रहेगी, वीकर पोजीशन रहेगी, क्योंकि याद तो ज्यादातर लोग हीरो को ही रखते हैं। चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट इट सेज एड, असिस्ट या फिर इनफीरियर। क्या हो जाएगा, किसी को एड करना, किसी को मदद देना, किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, या किसी से इनफीरियर होना, है ना, किसी से पीछे होना, हमेशा सुपीरियर ना हो पाना, सबसे ऊपर ना होना। क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड
to play second fiddle. Sorry, the idiom, the to play second fiddle. आगे समझते हैं सेंटेंस. I'm not prepared to play second fiddle to Christina anymore. I'm looking for another job. मैं अब और क्रिस्टीना के नीचे काम नहीं कर सकती, उसे असिस्ट नहीं कर सकती, मैं एक नई जॉब ढूंढ रही हूँ. तो हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो क्रिस्टीना से, या क्रिस्टीना ज्यादा सुपीरियर पोजीशन में है. देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर दैट सेम. बट क्या प्रॉब्लम है? वो कह रही है कि मैं एक नई जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं अब और ज्यादा एज अ सब ऑर्डिनेट, एज एन इंफीरियर पर्सन, एज एन असिस्टेंट काम नहीं कर सकती, जो सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए है, उसके अपना कोई से नहीं है. तो ये हो जाएगा टू प्ले सेकंड फिडल का करेक्ट यूज. समझ आया सभी को? जल्दी से बताएंगे. क्लियर है? चलिए. Last is also an idiom that means to make a mountain out of a molehill. जल्दी से बताएंगे क्या मतलब होता है इसका. To make a mountain out of a molehill क्या हो जाएगा इस idiom का करेक्ट मीनिंग? जल्दी से बताएंगे everyone. क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? जैसा कि हमें इमेज में भी देखने को मिल रहा है. इमेज में क्या देखने को मिल रहा है कि कोई कॉल पे बात कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें बता रहे हैं. टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. मोल हिल कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है. माउंटेन कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है. तो बात का बतंगड़ बनाना, या तो ये कह दो, या तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा बता के अगर बताया जाए, सामने वाले को क्या बताया जाए कि बहुत बड़ा बना दिया जाए छोटी सी बात को, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. टू एग्जैजरेट. एक अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो हाइपरबल एक फिगर ऑफ स्पीच भी होती है, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें किसी भी बात को अगर आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, एग्जैजरेट करके बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बता दिया. फॉर एग्जाम्पल, भाई बहन की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा हाथ मार दिया. लेकिन जब मम्मी आई तो कैसे बताया गया? बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कि बहुत ज्यादा मारा, ये भी मारा, वो भी मारा. तो ये क्या किया गया? छोटी सी बात को बड़ा बना दिया गया. क्लियर हो गया? चलो भाई सिनोनिम्स देखते हैं. हाइपरबलाइज, जैसे मैंने बताया था, हाइपरबल होता है क्या? एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें बात को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बताते हैं. किसी बात पे इंफोसाइज करना, पूरा हाईलाइट करना, उस पे पूरी डिटेलिंग करना. ओवरस्टेट, जितना है उससे ज्यादा बताने की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. छोटी सी बात को बड़ा करके बताना. आगे देखते हैं. इसके सेंटेंस की बात करें तो यू वर नॉट सपोज टू बिलीव मार्क, ही इज ऑलवेज मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ अ मोल हिल. आपको मैक की बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए. उसकी तो आदत है छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताना, है ना? तो ये किसकी आदत है? ये आदत है मैक की. और यहाँ पे क्या हो गया? ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ द idiom टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. क्लियर एवरीवन? समझ आया सभी को? चलिए तो बढ़ते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन की तरफ, वेयर आई विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू ऑल एंड यू ऑल विल बी आंसरिंग टू इट. चलिए शुरू करते हैं. सो हियर गोज द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर यू ऑल इज ग्लूमी. आपको बताना है कि क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लूमी. चलो भाई आंसर तो यहीं पे आ ही गया है, तो चलिए समझते हैं. एक बार ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई नहीं, हो जाता है. तो ग्लूमी वर्ड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा डल है. कैसी है कोई चीज? कोई चीज बहुत ही ज्यादा डल है. सिचुएशन कैसी है? बहुत ही डल सी सिचुएशन है. सिचुएशन कैसी है? बहुत ही परेशान करने वाली सिचुएशन है अगर, तो उसे हम ग्लूमी कहते हैं. सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार समझ लेंगे. देखो रेडियंट तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा द वर्ड रेडियंट, जिसका मतलब है कोई चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा शाइनी है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है. फ्लैग्रेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बुरी है. कैसी है? बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है. मेलोडियस, मेलोडी से बनता है. मेलोडी वैसे तो खाने वाली टॉफी भी होती है, बट मेलोडी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो काफी स्वीट है. जैसे आवाज के लिए, वॉइस के लिए मेलोडियस कहते हैं, है ना? शी सैंग अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग. उसने बड़ा ही मीठा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुर में गाना गाया था. और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम. कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना दिखे, जिसमें क्या हो? जिसमें कहीं ना कहीं डाउट इन्वॉल्व हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इल्यूजन. तो करेक्ट आंसर लेकिन आउट ऑफ द फोर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज रेडियंट. समझ आया? क्या हो जाएगा? रेडियंट.
रेडियंट हो जाएगा हमारा करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्लूमी. जस्ट अ सेकेंड एवरीवन. चलिए, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सब सीक्वेंट. सब सीक्वेंट वर्ड का करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे. डिले, प्रीवियस, फॉलोइंग या फिर डिसेंट. जल्दी से बताएंगे एवरीवन. सबसीक्वेंट वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा. चलिए तो देखते हैं. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सेकेंड, दैट इज प्रीवियस. क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज प्रीवियस. बाकी वर्ड्स को समझते हैं. डिले करना मतलब किसी चीज के टाइम पीरियड को क्या कर देना, और ज्यादा एक्सटेंड कर देना. डिसेंट यानी किसी चीज का कहीं से कहां से वंश आ रहा है, कहां से बिगिनिंग है, उसकी बात हम कर रहे हैं. फॉलोइंग कोई चीज नेक्स्ट है, बट सबसीक्वेंट और फॉलोइंग क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिमस हो जाएंगे. फॉलोइंग और सबसीक्वेंट सिनोनिमस है, बट प्रीवियस और सबसीक्वेंट क्या है, एंटोनिम है. प्रीवियस मतलब पहले का और सबसीक्वेंट मतलब आने वाला, आगे का. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एंटोनिम्स हो जाएंगे. तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज प्रीवियस. क्लियर हो गया. चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे सभी के सभी जल्दी से. सो द नेक्स्ट इज कंजर्व. आपको बताना है क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंजर्व. क्या हो जाएगा, वेस्ट, साइलेंस, लिबरल या फिर कॉम्प्लिकेट. जल्दी से बताएंगे. व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंजर्व. जल्दी से बताएंगे एवरीवन. चलो, सो द करेक्ट आंसर इज कंजर्व का मतलब क्या है, किसी चीज को बचाना. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज वेस्ट. किसी चीज को क्या कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को खराब कर देना या उसे यूज में ना लाना. तो कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, बट उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट होगा किसी चीज को बर्बाद करना, या फिर आप कह सकते हो उस चीज को क्या करने की बात होगी, किसी चीज को वेस्ट करने के सेंस में हम उसे यूज करें. आगे बताएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्प्रॉम्प्टू. आपको बताना है क्या हो जाएगा द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रॉम्प्टू. जल्दी से बताएंगे एवरीवन. इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा एवरीवन. आज टाइमर ऐसा लगता है थोड़ा सा गुस्सा है ना, चल नहीं रहा. तो कुछ सेटिंग है, कोई नहीं. आंसर करेंगे सभी के सभी. इम्प्रॉम्प्टू वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिहर्स, बिजार, फुलिश या फिर डिसआर्मिंग. चले, तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ही अचानक से कर लेना, उसके बारे में पहले से पता ना होना. कोई ऐसी चीज जो क्या है, जो अनप्लैंड है, जिसकी पहले से प्लानिंग नहीं हो रखी है. बट उसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई ऐसी चीज जो रिहर्स्ड है, जो पहले से क्या है, प्लान्ड है. तो इम्प्रॉम्प्टू कोई चीज अनप्लैंड है, अचानक से हो रही है, और उसका एंटोनिम हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो रिहर्स्ड है, जो पहले से प्लान्ड है और उसी के अकॉर्डिंग हो रही है. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज रिहर्स्ड. नेक्स्ट बताएंगे सभी के सभी.
चलो तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ड डेनिग्रेट। क्या हो जाएगा एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेनिग्रेट? डेनिग्रेट वर्ड का एंटोनिम बताना है। ब्लेम, हाइड, क्वेरी या फिर वैल्यू एंड प्रेज। ध्यान रखना एंटोनिम पूछेंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताएं एवरीवन। कौन सा हो जाएगा इसमें से द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेनिग्रेट? एवरीवन, चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज फोर्थ, दैट इज वैल्यू एंड प्रेज। किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को वैल्यू करना, किसी चीज को प्रेज करने के सेंस में हम डेनिग्रेट वर्ड को क्या करते हैं, डेनिग्रेट वर्ड को यूज करेंगे एज एन एंटोनिम, है ना। डेनिग्रेट जैसे ही डी लग जाता है, ज्यादातर क्या चांसेस है, वो वर्ड कैसा हो जाता है, एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा द वर्ड डेनिग्रेट का वैल्यू एंड प्रेज। डेनिग्रेट मतलब किसी चीज को हम एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये हो गया डेनिग्रेट। लेकिन अगर हम किसी चीज को वैल्यू कर रहे हैं, किसी चीज को प्रेज कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिग्रेट। किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, उसे अनफेयरली ट्रीट करना। बट उसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी चीज को वैल्यू करना, इंपॉर्टेंस देना या फिर उसे प्रेज करना। क्लियर विद इट? चलो भाई नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हियर वी हैव टेमरिटी। टेमरिटी वर्ड का करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। क्या हो जाएगा, ऑडासिटी, अश्योर, कन्विंस या फिर ओपिनिएटेड। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेमरिटी, जल्दी से बताएं। ऑडासिटी, अश्योर, कन्विंस या फिर ओपिनियनेटेड। चलिए तो इसका आंसर भी साथ साथ समझते हैं। टेमरिटी वर्ड की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसीलिए काफी रूड भी है। कैसा है, काफी रूड है। सिनोनिम पूछा गया तो ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब होता है कोई काम करने की हिम्मत होना। कहते हैं तुम्हारी ओडासिटी कैसी, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये काम करने की। तो ओडासिटी का मतलब है आप ब्रेव तो हो लेकिन आप काफी रूड भी हो, आपका बिहेवियर बहुत ही प्लीजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ओडासिटी एंड टेमरिटी। ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। अश्योर करना, किसी को आश्वासन देना, किसी को कन्विंस करना, या ओपिनियनेटेड होना। आप समझना ओपिनियनेटेड होना और ऑडासिटी में फर्क है। ओपिनियनेटेड का मतलब है आपके पास अपना एक ओपिनियन है और आप वो दूसरों के सामने रखते हो। ऑडासिटी का मतलब है आप सामने तो रखते हो लेकिन आप बोल्ड भी हो, बट कई बार वो बोल्डनेस कैसी हो जाती है, काफी बार वो बोल्डनेस बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, काफी ज्यादा रूड हो जाती है। तो उस सेंस में भी हम ऑडासिटी वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसोर्ट? प्रोटेक्ट, पार्टनर, कन्वे एंड गाइड। जल्दी से बताएंगे कंसोर्ट वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो कि हो जाएगा सेकेंड, दैट इज पार्टनर। कंसोर्ट का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ किसी रूलर का, है ना। कोई रूलर है, कोई राजा है, या मान सकते हो कोई रानी है। रूलर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी हो ना कि मेल ही हो। ये उसका जो पार्टनर है ना, वाइफ भी हो सकता है या हस्बैंड हो सकता है, जो भी है वो ही कंसोर्ट कहलाता है। मतलब पार्टनर ऑफ अ रूलर, कोई किंग है, कोई क्वीन है, कोई रूलर है जो रूल कर रहा है, उसका जो पार्टनर है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कंसोर्ट कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट वर्ड का सिनोनिम बता दे। ऐसा मिलता हुआ वर्ड हमने कल पढ़ा भी था। ट्रांजिएंट वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। फ्लीटिंग, ट्रांसपेरेंट, फीबल या फिर फैंसीफुल। आंसर करें सभी। देखो ट्रांसिएंट वर्ड की अगर बात करें तो पहले बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट कोई चीज जो सामने सामने आर पार क्लियरली दिख रही हो। फीबल कोई चीज वीक है। फैंसीफुल दैट मीन्स कोई चीज कैसी, काफी ज्यादा फैंसी है, ऑर्नामेंटल है। बट इनमें से अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फर्स्ट दैट इज फ्लीटिंग ही क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ट्रांसिएंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो काफी कम समय के लिए, काफी कम टाइम के लिए, और फिर वो क्या हो जाएगी, वो चीज गुजर जाएगी, बीत जाएगी। और फ्लीटिंग का मतलब भी यही होता है कोई ऐसी चीज जो गुजर जाए या बीत जाए। तो फ्लीटिंग और ट्रांजिएंट क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिमस हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग्स क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज जो कम
टाइम के लिए, जैसे कल हमने एक वर्ड पढ़ा था क्षणभंगुर, है ना, कोई ऐसी चीज हो जो फ्लीटिंग हो, पासिंग हो, कम टाइम के लिए हो, तो उस सेंस में हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया द वर्ड ट्रांजिएंट। उसके बाद समझते हैं व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉडल। जो वर्ड है कॉडल, उसका क्या हो जाएगा करेक्ट सिनोनिम, समझते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो इसके चारों ऑप्शंस हो जाएंगे हडल, पैम्पर, प्रोटेक्ट या फिर चीट। क्या हो जाएगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉडल, जल्दी से आंसर करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ओके, द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज टू पैम्पर। कॉडल का मतलब है किसी को बहुत ही केयर से ट्रीट करना, बहुत ही अटेंशन देना, बहुत ही ध्यान रखना, जैसे जनरली घर में फादर्स करते हैं ना, पूरी तरीके से जो भी फीमेल्स होती हैं या कह सकते हो जो भी गर्ल्स होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं, उनका कैसे कितने प्यार से पैम्पर करते हैं, ध्यान रखते हैं, मदर्स भी रखती हैं, जस्ट एन एड ऑन की बता रहे, जनरली होता है। तो क्या किसी को बहुत ज्यादा केयर देना, बहुत ज्यादा अटेंशन देना, उसे बहुत ही पैम्पर करना, बहुत ही ध्यान देना उन चीजों पर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टू कॉडल। हडल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। प्रोटेक्ट करना या फिर किसी को चीट करना, दोनों की मीनिंग बड़े बड़े क्लियर है। अब पैम्पर होगा या प्रोटेक्ट नहीं होगा, ये बताओ। देखो प्रोटेक्ट के और भी मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, पैम्पर करना। जो पैम्पर करे जरूरी नहीं कि वो प्रोटेक्ट ही करे, केयर करना, अटेंशन करना, है ना, पैम्परिंग के सेंस में आता है। बट प्रोटेक्ट करना क्या होता है, एक तरीके से गार्ड करना, वो कॉडल का मतलब नहीं होता। तो सेकेंड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे। इरासिबल क्या हो जाएगा सिनोनिम, टेम्परामेंटल, कॉम्प्लिकेटेड, इरिटेबल या फिर शॉर्टकट, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इरासिबल, एवरीवन। तो द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड इरासिबल क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम, इरासिबल का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा थर्ड, दैट इज इरिटेबल। कोई ऐसा इंसान जो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाए, जिसे गुस्सा दिलाना बहुत ही आसान हो, जो बहुत इजीली इरिटेट हो जाए, जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जो बैड टेम्पर्ड हो, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम इरासिबल वर्ड का यूज करते हैं। कोई ऐसा इंसान जो बहुत आसानी से इरिटेट हो जाए, बहुत आसानी से गुस्सा हो जाए। क्लियर हो गया इरासिबल वर्ड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज द ईडियम, और हम आज करेंगे दो ईडियम्स को डिस्कस। फर्स्ट इज कूल एज अ क्यूकम्बर। क्या होगा इसका करेक्ट, जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, नर्वस एंड फिजिटी, इरिटेटेड एंड अनॉयड, काम एंड कंपोज्ड, हैप्पी एंड एक्साइटेड। वेरी इजी, बड़ा ही आसान है ये तो आंसर करना, है ना, बहुत इजी है। थर्ड हो जाएगा काम एंड कंपोज। कैसा होता है खीरा, एकदम क्यूकम्बर कैसा होता है, एकदम कूल होता है, एकदम ठंडा होता है। और ऐसा ही ये ईडियम भी है, कूल एज अ क्यूकम्बर, दैट मीन्स कोई ऐसा जो बहुत ही शांत रहता हो, बड़ा ही ठंडा रहता हो, बड़ा ही चिल्ड रिलैक्स्ड रहता हो, उसके लिए हम कूल एज अ क्यूकम्बर दिस पर्टिकुलर ईडियम को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट ईडियम एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल फॉर टुडे इज अ हेयर इन द बटर। इसका क्या मतलब होगा, a hair in the butter, easy to handle, a slippery road, stinking, sinking in depth, या फिर सॉरी इट वुड बी डेड, a challenging situation, a hair in the butter क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, sinking in depth या फिर अ चैलेंजिंग सिचुएशन। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। अ हेयर इन द बटन मतलब सारी चीजें बहुत ही स्मूथ थी, है ना, लेकिन अचानक से अ हेयर, दैट मीन्स काफी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई। मान लो बटर है, उसमें से हेयर निकालना काफी स्टिकी सा हो जाएगा, है ना, उस सेंस में हम इसे याद कर सकते हैं। दैट इज अ हेयर इन द बटर का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर काफी चैलेंजिंग है। समझ आया। जल्दी से सभी के सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10, ठीक है।
8 हो गए हमारे एंटोनिम एंड सिनोनिम्स और 2 हो गए हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। तो आप बताएं कि आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया और क्या आपने मेक श्योर किया कि कुछ भी अगर आपका गलत हो रहा था तो आपने उसे नोट डाउन किया होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट रियली मैटर्स कि आप चीजों को प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हमारे लास्ट सेक्शन, दैट इज हमारे होमवर्क सेक्शन की तरफ, वेयर आई हैव अगेन 2 वर्ड्स फॉर यू। दोनों पी से स्टार्ट होने वाले हैं, दोनों एंड पे एंड होते हैं। फर्स्ट इज पेनिटेंट एंड द सेकेंड इज पेस्टिलेंट। पेनिटेंट, पेस्टिलेंट, आपको इन दोनों के मीनिंग, उसके साथ साथ एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। उसके साथ साथ कोई डाउट और क्वेरी हो तो वो भी लिखिएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे in the Monday noon again sharp at 12:30. Till then, take care. Thank you everyone.